हेलो एवरीवन, मैं यशवर्धन तनगोरिया आपका स्वागत करता हूं पूरे जोश के साथ आपके अपने फीलिंग वाले चैनल तनगोरिया कॉन्सेप्ट पर। तो भैया बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के मैथमेटिक्स में आगे बढ़ते हुए हम लोगों ने सीक्वेंस चैप्टर को अच्छी तरह से फिनिश कर लिया है। तो भैया आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं आपका डिफरेंशियल कैलकुलस का चैप्टर नंबर 2, सीरीज एंड इट्स कन्वर्जेंस। तो आज का जो टॉपिक है आज स्टार्ट होगा, ज़्यादा लोड नहीं डालूंगा, वेरी सिंपल है, बहुत ही शुद्ध देसी भाषा में एकदम प्रैक्टिकली फीलिंग के साथ हम समझेंगे सीरीज़ क्या होती है, किस तरह से हमें इस चैप्टर में पढ़ाई करनी है, किस तरह से हमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट के कंसेप्ट को समझना है, उसको देखेंगे। तो चलिए फटाफट से आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। जो भी बच्चे मेरे वीडियो को नया देख रहे हैं, फटाफट से अगर आपने अभी तक मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से ज्वाइन कर लो। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। गर्ल्स के लिए ग्रुप अलग है, बॉयज़ के लिए ग्रुप अलग है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। तो चलिए फटाफट से जल्दी से एक रफ नोट और एक पेन लेकर के बैठ जाइए। चलिए आज की फीलिंग वाली क्लास को शुरू करते हैं, देखिएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया सीरीज़ होती क्या है, उसके बाद बात करेंगे इसके कन्वर्जेंस के बारे में। एक बार बताना चाहूँगा, आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर बीएससी कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके में ये टॉपिक है तो आप यहाँ से बेबाकी से बिल्कुल अच्छे तरीके से यहाँ से वीडियो से कवर कर सकते हो। कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं है, किसी फिक्स यूनिवर्सिटी या किसी भी फिक्स एग्ज़ाम के लिए नहीं है, सभी के लिए वैलिड है। ठीक, तो चलिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सीरीज़ के बारे में। तो जिस तरह से हमने सीक्वेंस पढ़ा था, सेम वैसे ही सीरीज़ होती है। सीक्वेंस क्या था? प्रत्येक जो टर्म आएगा वो एक निश्चित पैटर्न से आएगा, एक डेफिनेट जो इसमें रूल फॉलो हो रहा होगा, ईच एंड एवरी टर्म उसी रूल के अकॉर्डिंग आएगा, उसे सीरीज़ कहते हैं। ईच एंड एवरी टर्म उसी रूल के अकॉर्डिंग आएगा भैया, उसे सीरीज़ कहते हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैंने, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म। और हाँ, यहाँ पे एक और अंतर होता है, सीक्वेंस में हमने कॉमा लगाए थे, यहाँ कॉमा की बजाय प्लस 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 आएगा। तो ऐसी फॉर्मेट हो हमारे पास, एक ऐसा एक्सप्रेशन हो, एक ऐसा प्रसार हो जिसकी शकल ऐसी हो, u1 प्लस u2। u1 क्या है? पहला टर्म है सीरीज़ का। u2 क्या है? दूसरा टर्म है सीरीज़ का। un क्या है? nवां पद है सीरीज़ का। और ये बाकी की जितने टर्म्स इसके अंदर वो सारे के सारे इस तरह से अगर कोई प्रसार लिखा हुआ है, पहला टर्म प्लस दूसरा टर्म प्लस nवां पद प्लस आगे चलता जा रहा है भैया, तो भैया इन विच एवरी टर्म इज फॉलोड बाई अनदर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ। यानी कि अगला जो टर्म आएगा वो पीछे वाले पे निर्भर करेगा, किसके मुताबिक करेगा? जो इसके अंदर लॉ लगा होगा। जैसे कि मान लेते हैं कि पहला होगा वो पीछे वाले का दुगना होगा, ऐसे कि ऐसे सीरीज बन जाएगी 1 प्लस जैसे कि 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8, इस तरह से। इसमें क्या रूल आ रहा है? जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू, जैसे मान लो एग्जाम्पल मैंने दे दिया यहाँ पे आप लोगों को 1 3 5 7। इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है? इसमें ये हो रहा है कि जो आगे वाला है भैया वो पीछे वाले से 2 ज़्यादा है। ईच एंड एवरी टर्म ऐसा ही हो रहा है, यानी कि आगे वाला जो टर्म है वो अपने पीछे वाले पे डिपेंड कर रहा है। इसमें क्या रूल लगा है? इसमें रूल ये लगा हुआ है कि आगे वाला प्रत्येक टर्म पीछे वाले से 2 ज़्यादा होगा। तो वही कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कि ऐसे करके अगर कोई प्रसार लिखा हुआ है जिसके अंदर जितने भी टर्म्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं किसी एक डेफिनेट रूल के मुताबिक, तो भैया ऐसे प्रसार को, ऐसे एक्सप्रेशन को भैया हम सीरीज कह देते हैं ना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, इन विच एवरी टर्म इज फॉलोड बाई अनदर अकॉर्डिंग टू सम डेफिनेट लॉ। प्रत्येक जो टर्म होगा वो अपने पिछले टर्म से जुड़ा हुआ होगा, उससे कनेक्टेड होगा और फॉलो हो रहा होगा किसके मुताबिक? जो उसके अंदर एक लॉ लगा होगा। जैसे यहाँ पे मैंने एक सीरीज़ का एग्जांपल लिखा, यहाँ पे क्या लॉ लगा है कि आगे वाला प्रत्येक टर्म अपने पीछे वाले से 2 ज़्यादा है, 7 अपने पीछे वाले से 2 ज़्यादा है। तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सीरीज़ का। इसमें क्या रूल फॉलो हो रहा है कि प्रत्येक जो टर्म है वो अपने पीछे वाले से 2 ज़्यादा है। तो ऐसे पहचानना पड़ेगा। अच्छा, इस कॉल्ड सीरीज़, सिंपल सी बात है, सीरीज़ कहलाती है। ऐसी सीक्वेंस था। अच्छा, अब यहाँ लिखा हुआ मैंने, देखो साफ साफ के सीक्वेंस को दिखाते थे हम इस सिंबल से, है ना, याद होगा आप लोगों को। ऐसे करके हम बीच में लिखते थे an, सीक्वेंस का nवां टर्म। तो यहाँ पे हम कॉमा लगाते थे, लेकिन सीरीज में क्या होगा? सीरीज में इसकी बजाय ये समेशन आएगा। याद रखेंगे, जो हम जोड़ करके लिख रहे हैं, जो बच्चा इंटर करके आया उसको शुद्ध हिंदी में समझा दूँ, हम यहाँ पे जो जोड़ करके लिख रहे हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा जाता है समेशन के द्वारा। इसको समेशन बोलते हैं, शुद्ध भाषा में सिग्मा। तुम कह रहे हो सर हम ये सिग्मा पढ़ के आए हैं, वो फिजिक्स का टॉपिक है, वो पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है, ये वो चीज़ नहीं है, ये मैथमेटिकल वाला सिग्मा है। इसको समेशन पढ़ते हैं। ये कब लगाते हैं? जब कभी भी तुम्हारे आगे जोड़ लिखे हो, बहुत सारे प्लस 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 लिखे हो, उनको इकट्ठा करके लिखने के लिए हम यहाँ पे सिग्मा लगाते हैं। सिग्मा बताता है कि इसके अंदर जो भी टर्म आएंगे आपस में जुड़े हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो सिग्मा का हम यूज़ करेंगे कब करेंगे? जब हमें बहुत सारे बड़े से एक्सप्रेशन को जो प्लस प्लस करके लिखा हुआ है उसको एक संग सटा करके लिखेंगे, तब इस सिग्मा का हम यूज़ करेंगे। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो यहाँ पे जो सीरीज लिखी हुई है, यहाँ पे सिग्मा बनाएंगे, पहला टर्म से लेकर अनंत तक। पता नहीं सीरीज कहाँ तक जाएगी, नहीं पता है तो इन्फिनिटी है। उस सीरीज की औकात पता है कि हाँ इसमें अंतिम टर्म ये है, तो भैया यहाँ पे मैंने कर दिया n बराबर 1 से लेकर के n तक। अच्छा, खोल के दिखा दो कैसे काम करता है। ये देखो ऐसे काम करता है,
थोड़ा सा आपको यहाँ खोल के दिखा देते हैं। जैसे मान लो लिखा हुआ मैंने n बराबर 1 से लेके 5 तक an लिखा है मैंने, तो क्या करेंगे इसके अंदर n की जगह पे 1 डालो, a1। अगला टर्म आएगा n बराबर 2 डालेंगे इसके अंदर, तो तुरंत यहाँ प्लस लगेगा। क्यों? क्योंकि सिग्मा बता रहा है कि भैया यहाँ पे सारे टर्म जुड़े हुए हैं, तो a2 आएगा, है ना। इसके अंदर 3 डालेंगे n बराबर, तो a3 आएगा। कहाँ तक डालते जाएंगे? 5 तक डालेंगे, है ना। ऊपर कहाँ तक लिखा है? 5 तक। तो n बराबर 1 से लेके n तक, इसकी औकात पता है कि हाँ ये सीक्वेंस के टर्म n तक जा रहे हैं, n के बाद इसमें कोई टर्म नहीं आएगा। इसकी औकात नहीं पता, इसलिए यहाँ पे हमने इन्फिनिटी लिख रखा है, पता नहीं टर्म्स कितने हैं इसके अंदर। तो वैसे ही मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके समझाया कि n बराबर 1 से लेके 5 तक, इसकी औकात 5 है, तो भैया एक फाइनाइट सीरीज हो जाएगी। ये भी पहुँच रहे हैं फाइनाइट और इन्फिनिट की तरफ पहुँच रहे हैं। अच्छा, तो मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल देके बताया यहाँ पे, उसके बाद हम पढ़ते हैं फाइनाइट सीरीज को। तो सिंपल सी बात है भैया, अभी हमने सीखा है ऐसी सीरीज जिनके अंदर हमें उसकी औकात पता हो कि हाँ ये यहाँ से शुरू है, यहाँ तक इसका एंड हो जाएगा, इसके आगे नहीं बढ़ेगी, जिसकी औकात हमें पता हो, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स फाइनाइट आ रहे हो। तो यानी कि इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज फाइनाइट, जैसे ये सीरीज में लिखी है 1 से लेके 5, इसके अंदर 5 टर्म आ रहे हैं, तो ये सीरीज फाइनाइट हो जाएगी। जैसे ये लिखा हुआ है n बराबर 1 से लेके n तक, इसमें औकात पता है कि इसके अंदर n टर्म्स आ रहे हैं। n कुछ भी हो सकता है, n जस्ट अ नेचुरल नंबर, कुछ भी आ सकते हैं इसके अंदर, n टर्म्स आएंगे, है ना। यहाँ पे इसकी औकात नहीं पता है, n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी जा रहा है, कितने टर्म्स आएंगे कोई पता नहीं है। तो अगर सीरीज के अंदर उसकी औकात पता है तो वो फाइनाइट सीरीज कहलाएगी। उसको ऐसे लिखा जाएगा u1 + u2 डॉट 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 un। इसकी औकात पता है कि n से आगे नहीं जा रही है, यही रुक गई है। तो n बराबर 1 से लेकर के r तक, r वो होगा लास्ट वाला टर्म जो सीक्वेंस की औकात बता रहा होगा। इस सीक्वेंस को nth टर्म को, इस सीक्वेंस के nवें पद को या जनरल टर्म को हम un से या an से दिखाते हैं। ये जनरल टर्म क्या करता है भैया? ये जनरल टर्म पूरी सीरीज को जनरेट कर सकता है। जैसे यहाँ देखा होगा तुमने, मैंने यहाँ पे an डाला है, ये पता है an क्या है? इस पूरी जो सीरीज हमने अभी खोली है, इसको जनरेटर है इसका, ये इसका जनरेट करने वाला टर्म है। ये इसको कह सकते हैं इसका nth टर्म है, ये इसका जनरल टर्म है। क्यों? क्योंकि इस टर्म से हम शॉर्टकट में लिखा हुआ हमने ये पूरा का पूरा टर्म n बराबर 1 डाल के पूरी की पूरी सीरीज को जनरेट कर देगा। तो इतने बड़े प्रसार को सिग्मा लगा करके चुपचाप दबाए के लिख दे रहा हूँ, ये होता है nth टर्म का नोटेशन। इसको बोलते हैं जनरल टर्म या nth टर्म। इज दैट क्लियर? इसको जनरल टर्म भी बोलते हैं, क्योंकि ये जो होता है इतने बड़े एक्सप्रेशन को ना लिख करके उसको पिचका के सिग्मा की सहायता से और एक टर्म लिख दो जिससे सारे टर्म जिसके अंदर से निकल के आ जाए। जैसे an लिखा है, इसके अंदर से सारे टर्म निकल के आ रहे हैं, 1 डालोगे 2 डालोगे, सारे के सारे निकल के आ जाएंगे, तो ये कहलाएगा भैया इसका जनरल टर्म या कहलाएगा इसका nth टर्म। इज दैट क्लियर? तो फाइनाइट की बात हो रही है, इसकी औकात पता है 1 से लेके r तक की इसकी औकात है, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सीरीज। ये नोटेशन हो गया किसका? फाइनाइट सीरीज का। आगे बढ़ते हैं इनफाइनाइट सीरीज। इफ द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज इनफाइनाइट, अभी हमने देखा था अगर कोई सीरीज है उसके अंदर बहुत सारे टर्म्स आ रहे हैं तो वो सीरीज इनफाइनाइट हो जाएगी। जिसकी औकात हमें नहीं पता है तो इनफाइनाइट आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वही लिखा, देखो u1 + u2 + डॉट 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 un तक ये जा रहा था, नहीं आगे तक भी जाएगा, पता नहीं कहाँ तक जाएगा, नहीं पता है ना। तो n बराबर 1 से लेके इन्फिनिटी आ जाएगा, है ना। un an इनफाइनाइट सीरीज, ये मेरा हो गया क्या? इनफाइनाइट सीरीज के लिए जनरल टर्म। केवल ध्यान देने वाली एक बात है कि यहाँ तुम्हें औकात पता है, यहाँ तुम्हें औकात नहीं पता है। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब बात करते हैं कन्वर्जेंट सीरीज के बारे में, है ना। तो देखो हमने सीक्वेंस में भी पढ़ा था, कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? किसी चीज की तरफ अग्रसर होना, है ना। हिंदी में लिख देता हूं इसको मैं, अग्रसर। कन्वर्जेंट का मतलब होता है अग्रसर होना। इसका एग्जांपल मैंने प्रैक्टिकली आपको बताया था सीक्वेंस के वीडियोस में, फिर से बता देता हूं। कोई चीनी का दाना है, उसको तुम खुला छोड़ दो फर्श के ऊपर, कुछ टाइम बाद बहुत सारी चींटियाँ उसके ऊपर चढ़ने बैठे लग जाएंगी, तो सारी की सारी चींटियाँ उसकी तरफ जाने लग जाएंगी। तो अगर ये सारी की सारी चींटियाँ किसी निश्चित फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही हैं तो कहा जाएगा कि ये सीरीज़, जो चींटियों की जो सीरीज़ है वो इस फाइनाइट वैल्यू की ओर कन्वर्ज हो रही है। थोड़ा सा बताऊँ, ज़्यादा नहीं बताऊँ, क्योंकि मैं आप लोगों को सीक्वेंस की वीडियो में सब कुछ बता चुका हूँ। तो एक बार फिर से समझ लो कि अगर हमारे पास चींटियाँ हैं, अगर वो किसी खाने की तरफ जा रही हैं तो जिस तरफ वो जा रही हैं भैया, वो कहा जाएगा कि चींटी की सारी जो चींटियाँ हैं ये मेरे इस चीनी के दाने की तरफ कन्वर्ज कर रही हैं, इसकी तरफ भाग रही हैं, एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू की तरफ हमारी सीरीज़ की सारी जो टर्म्स हैं वहाँ भाग रही हैं। तो सीरीज़ जो होगी भैया वो मेरी कन्वर्जेंट सीरीज़ कहलाएगी। अच्छा, अब पता कैसे चलेगा? पता कैसे चलेगा? जैसे मान लो सीरीज़ मेरी इतनी सी है, मान लो ये सीरीज़ मेरी ओनली 7 तक है, ठीक है। ये जो सीरीज़ है मेरी, ऐसा सबसे बड़ी एक काम करो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ मैं, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 10 तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है? 10 तक जा रहा है। तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा है यहाँ पे कि ये जो सीरीज़ है भैया, क्या इसका जो टोटल आएगा, क्या वो कोई फाइनाइट वैल्यू आएगा? इसका जो टर्म्स का जो टोटल आएगा इस सीरीज़ का, इससे क्या पता चलता है हमें ये सीरीज़ कहाँ जा रही है? ये सीरीज़ जा रही है 55 पे। इस सीरीज़ के टोटल सम करने का वैल्यू कितना आएगा? 55 आएगा। हमें दिख गया साफ साफ कि हाँ
ये सीरीज एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू की तरफ अप्रोच कर रही है, इसके सारे के सारे जो टर्म्स उनका अगर सम कर दिया जाए एक निश्चित फाइनाइट वैल्यू की तरफ वो अप्रोच कर रहे हैं, तो भैया कहा जाएगा ये सीरीज मेरी कन्वर्जेंट हो गई, बात खत्म। लेकिन ये बीएससी है या कुछ भी क्लास में पढ़ रहे हो, इतना इजी क्वेश्चन नहीं आता पेपर में। सीरीज ऐसी आएगी जो तुम्हें घुमा के फेंक देगी। इसके लिए हम काफ़ी सारे टेस्ट पढ़ेंगे, कंपैरिजन टेस्ट, पी सीरीज टेस्ट, डीएलएमएट रेशियो टेस्ट, रैप टेस्ट, कॉची कंडेंसेशन टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट पढ़ने वाले हैं। अभी तो बस शुरुआत है, कुर्सी की पेटी बांध लो, मौसम बिगड़ने वाला है। समझ में आया? तो जस्ट मैं आपको समझा रहा हूँ कि ए सीरीज समेशन यू एन इज सेड टू बी कन्वर्जेंट। ये सीरीज कन्वर्जेंट कब कहलाएगी? इफ एसन, एसन माने क्या हो गया? इनका टोटल, इसका एसन कितना है? इसका 55 आया है। एसन किसको कहते हैं? सारे टर्म्स का टोटल कर दो, है ना। इफ एसन द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म्स टेंड्स टू अ डेफिनेट फाइनाइट लिमिट या फाइनाइट वैल्यू। हमने देखा यहाँ पे इस सीरीज का जो सम आया है एसन, वो एक फाइनाइट डेफिनेट पॉइंट 55 या इसको लिमिट कह सकते हैं। जिस चीज़ की तरफ कोई सीरीज कन्वर्ज कर रही है वो जो पॉइंट है उस सीरीज का लिमिट कहलाएगा। तो कहा जाएगा अगर कोई डेफिनेट फाइनाइट लिमिट तुम्हें मिल रही है सारे टोटल करने के बाद, कोई फाइनाइट वैल्यू तुम्हें मिल रही है, तो कहा जाएगा सीरीज तुम्हारी कन्वर्जेंट है। इज दैट क्लियर? अच्छा ठीक है। अब आप मुझसे पूछोगे भैया हम कब तक ऐसे जोड़ते फिरेंगे, ये तो तुमने 10 टर्म ले रही है तो हमने हाल जोड़ दिए। आप मुझसे पूछोगे सर ये तो सीरीज छोटी सी थी, अगर कोई बड़ी सीरीज आ गई तो अब क्या करोगे? तो देखो एपी जीपी सब बच्चे पढ़ के आए हैं, क्लास 9th और 10th का टॉपिक है कि a 1 - r की पावर n अपन 1 - r, ये n पदों के योग के लिए सूत्र होता है। तो जिस सीरीज में छोटी मोटी सीरीज होंगी जहाँ लगेगा कि हाँ हम यहाँ पे n पदों का योग का जो सूत्र हम पढ़ के आए हैं बचपन में, उसको अगर लगा सकते हैं तो उसको लगाएंगे, अगर नहीं लगा सकते हैं उसके लिए आगे टेस्ट पढ़ेंगे, क्योंकि हर एक सीरीज के तुम टर्म्स का योग नहीं निकाल सकते हो भैया। ये तो सिंपल सीरीज थी, हर एक सीरीज ऐसे नहीं आएगी जिसका तुम बड़ी आसानी से योग निकालो, नहीं, वहाँ पे तुम्हें टेस्ट पढ़ने पड़ेंगे। तो मैं जस्ट आपके थोड़े से नॉलेज के लिए बता रहा हूँ कि अगर मान लो कोई एग्जाम्पल पल्ले पड़ गया तुम्हारे हाथ में, जैसे कि मान लो एपी पढ़ के पल्ले पड़ गई या जीपी पल्ले पड़ गई है, तो वहाँ पे तुम एपी जीपी के एन पदों का सूत्र का फॉर्मूला लगा दो और उसके बाद उसमें लगा दो इकट्ठी लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। उसमें तुम इकट्ठी क्या लगा दो? लिमिट लगा दो उसके अंदर एन टेंड्स टू इन्फिनिटी। अगर वो वैल्यू तुम्हारी फाइनाइट आ रही है तो भैया कन्वर्जेंट है। वो वैल्यू इनफाइनाइट लगाने पर फाइनाइट ना होकर के अगर वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है तो मेरी जो सीरीज होगी वो डाइवर्जेंट कही जाएगी। समझ में आया कि नहीं आया? अभी एग्जांपल देखेंगे तब और प्रैक्टिकली अच्छी तरीके से फीलिंग आएगी। तो बेसिक था ये आगे का, तो जब फटाफट से जल्दी से उसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगर नोट कर रहे हो तो नोट कर लो। आइए बढ़ते हैं फटाफट से एग्जांपल्स की ओर, देखिएगा। तो देखिए एक बड़ा ही प्यारा एग्जांपल है हमारे पास। द सीरीज दे रखी है हमें 1 + 2/3 + 2/3 की होल पावर 2 + डॉट 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 डॉट। हमें बताना है क्या ये सीरीज है वो कन्वर्जेंट है, ये सीरीज डाइवर्जेंट है। तो क्या करेंगे, हमने बताया आप लोगों को भी, ये तो देखो सिंपल सीरीज है। यहाँ लिखेंगे गिवन दैट, हमको जो सीरीज दीजिए, हमको जो गिवन दैट हमको जो सीरीज दी गई है, देखो मैं उसको इस तरह से लिख सकता हूँ। यहाँ पर 1 लिखा है। अब मैंने क्या किया, मुझे कुछ समझ में आ रहा है कि सीरीज जो मेरी है वो जीपी बन रही है, ज्योमेट्रिक सीरीज बन रही है। कैसे बन रही है? इसमें देखो इसमें कॉमन रेशियो सेम आ रहा है इसका। इन सब में क्या हो रहा है, 2/3 का मल्टीप्लाई होकर अगला टर्म बनना है। इसमें भी 2/3 का मल्टीप्लाई होगा तो 2/3 की होल पावर 3 बनेगा। इसमें अगले वाले में होगा उसमें 2/3 की होल पावर 4 बनेगा। तो आगे वाले प्रत्येक टर्म में इसका जो कॉमन रेशियो आ रहा है वो 2/3 ही आ रहा है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, क्लास 9 10 में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। तो मैं क्या कर रहा हूँ, इस 1 को मैं लिख सकता हूँ कैसे, 2/3 की होल पावर 0। आप सभी को पता है किसी भी चीज़ की पावर अगर 0 हो उसका वैल्यू 1 आता है, प्लस 2/3 की पावर 1 प्लस 2/3 की पावर 2 एंड सो ऑन, इस तरह से चलती जा रही है। तो यहाँ पे जो कॉमन रेशियो आया है आर मेरा, वो कितना है, वो है मेरा 2/3। हर एक में 2/3 का गुणा कर रहे हैं। अच्छा, ए मेरा कितना है, पहला टर्म कितना है मेरा, ए मेरा पहला टर्म कितना है, 2/3 की पावर 0 यानी कि 1 है मेरा। ठीक है, बस हो गया। कैसे करेंगे भैया, फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी। क्या होता है फॉर्मूला, एस एन इजकल टू ए 1 - r की पावर n अपॉन 1 - r। दो होते हैं फॉर्मूले, एक तो ये भी होता है कि ये होता है कि r की पावर n - 1 अपॉन r - 1। उसका दूसरा केस है, अगर r की पावर n का वैल्यू 1 से बड़ा आ रहा है तो r की पावर n को पहले रखेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो यहाँ पे r की पावर n का जो वैल्यू है वो 1 से छोटा है, इसलिए यहाँ पे मैंने ये वाला यूज़ किया है। काफ़ी बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि इसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक ये भी होता है इसका। ठीक है, तो ये कब यूज़ करेंगे, जब मेरा r की पावर n, यानी कि जो मेरा r है अगर मेरा वो 1 से छोटा होगा। समझ में आ रहा है? अगर 1 से छोटा होगा उसकी कितनी भी पावर कर लो वो हमेशा 1 से छोटी ही आएगी, इसीलिए मैं यहाँ पे ये वाला यूज़ कर रहा हूँ। अगर ये मेरा 1 से ज़्यादा बड़ा होता तो मैं ये वाला यूज़ करता। इज दैट क्लियर? ठीक है, चलो करते हैं फटाफट से। तो एस एन इजकल टू ए कितना मेरा, ए मेरा 1 है,
1 माइनस 2/3 की होल पावर कितनी है बोलो, n अपॉन 1 माइनस r कितना है, 2/3 है। ओके आगे बढ़ो, तो इसको सॉल्व कर ले रहे हैं तो क्या आएगा, देखो 3 में से 2 गया, कर दे रहा हूँ, चलो तुम अभी छोटे हो, इंटर करके आए हो, कर देते हैं इसको। 3 माइनस 2/3, ये 3 कहाँ पहुँचेगा, ऊपर पहुँचेगा, थर्ड फ्रैक्शन है, तो क्या बनेगा, एसन बराबर बनेगा ये, 3 तो ऊपर आ गया, 1 माइनस 2/3 की होल पावर n नीचे बन रह गया। अब देखना यहाँ पे मैं लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करने जा रहा हूँ। ध्यान से देखेंगे, देखो यहाँ में साफ साफ दिखा है यहाँ पे क्या, कि 2/3 जो है वो साफ साफ दिख रहा है मेरा 1 से छोटा है, बोलो हाँ या ना। अगर मैं इसका होल स्क्वायर कर दूंगा तो और 1 से छोटा आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। ये जो वैल्यू है अगर मैं होल स्क्वायर करता जा रहा हूँ तो यहाँ पे होगा क्या, अभी मैंने अगर देखा ये वैल्यू 1 से छोटा, तो है कितना वैल्यू, ये वाला ये वैल्यू है मेरा, अगर मैं पॉइंट लगा के 0 बढ़ाऊंगा तो 0.6 के समथिंग है। होल पावर करूंगा तो 0.0 करके और कुछ वैल्यू आएगी ये। ऐसे ही करते करते अगर मैं बहुत ज़्यादा पावर कर दूंगा, मान लो इन्फिनिटी पावर कर दी मैंने, अगर मैंने पावर कर दी बहुत ज़्यादा, तो क्या होगा, ये वैल्यू 0.000 करके कुछ आएगी। तो फॉर योर इजी कैलकुलेशन हम इसको 0 कंसिडर कर लेंगे, यहाँ पे इसको हम कंसीडर करेंगे 0। इज दैट क्लियर। काफ़ी बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर 1/n अगर लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी लगा रहे हैं तो इसका वैल्यू सर 0 क्यों लेते हैं हम। देखो वैसे तो अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो 0 नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम मैथमेटिकली देखोगे, अगर तुम इजी कैलकुलेशन करना चाहते हो तो हर एक क्वेश्चन में 0.000 मिलियंस ऑफ जीरोस, बिलियंस ऑफ जीरोस आएंगे। उस संख्या को क्या मानोगे, बिल्कुल ना के बराबर 0 ही कंसीडर करोगे उसको। क्या तुम हर एक सवाल में 0 के बजाय इसकी वैल्यू रखोगे, 0.0000 मिलियंस ऑफ जीरो लगाओगे, यहाँ पे नहीं लगाओगे ना, तो इसीलिए इसका वैल्यू 0 लेते हैं। वैसे अगर देखा जाए कि अगर हम किसी भी चीज़ के बहुत सारे टुकड़े करते हैं वो चीज़ कभी खत्म नहीं होती है, फिजिक्स हमसे ये कहती है, तो ख़त्म तो नहीं होती है, लेकिन अब फॉर योर बेटर कैलकुलेशन यहाँ पे क्वेश्चन में तुम लगाओगे वैल्यू को तो 0.000 थोड़ी लेके चलोगे पे साथ, वहाँ पे तुम्हें 0 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि वैल्यू बहुत ज़्यादा नगण्य के बराबर हो जाती है, इसीलिए यहाँ पे हम 0 लेते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे मैंने 0 ले लिया, तो क्या बचेगा मेरा, तो मेरा SN जो बचेगा वो बचेगा 3 1 माइनस 0। तो मेरा टोटल जो SN आया भैया कितना आया, 3 आया। और साफ साफ दिख रहा है कि SN क्या होता है, इन सभी टर्म्स का योग, इन सभी टर्म्स का योग मेरा एक फाइनाइट वैल्यू आया है। कैसा वैल्यू आया मेरा, फाइनाइट वैल्यू आया है। तो साफ साफ दिख रहा है ये जो सीरीज़ है ये कहाँ भाग रही है, ये सीरीज़ कहाँ की तरफ अप्रोच कर रही है, ये सीरीज़ जा रही है 3 की तरफ अग्रसर है, ये सीरीज़ 3 पे कन्वर्जेंट कर रही है। तो यस, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया वो हो जाएगा कन्वर्जेंट सीरीज। इज दैट क्लियर। तो देखो पेपर में ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, बाय द वे आपका लक अच्छा हुआ तो ऐसे छोटे मोटे क्वेश्चन आ जाएंगे जिनको तुम डायरेक्ट कर दोगे, लेकिन डायरेक्ट हर क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। इसके लिए मैं फिर से कह रहा हूँ हम लोग टेस्ट पढ़ेंगे, वो टेस्ट अभी मैंने ओपन नहीं करे हैं, अगले लेक्चर में बताऊँगा कि आप कौन कौन से टेस्ट पढ़ोगे और कैसे कैसे एप्लीकेबल होंगे। तो पहले अभी बेसिक को क्लियर कर लेते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर भी कोई डाउट अगर नीचे रह जाता है नीचे कमेंट सेक्शन में छाप देना, या मेरा व्हाट्सएप ज्वाइन कर लो, वहाँ मुझे बता देना, ठीक है। तो आइए बढ़ते हैं अगले टॉपिक्स की तरफ, देखिएगा। तो देखो अब हम बात करते हैं थोड़ा सा डाइवर्जेंट सीरीज़ के बारे में। अभी हमने पढ़ तो वैसे ही लिया है, अभी इसको और अच्छे तरीक़ा से एग्जाम्पल के थ्रू इसको और क्लैरिफाई करेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डाइवर्जेंट सीरीज, अ सीरीज UN इज सेड टू बी डाइवर्जेंट इफ द SN द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स। क्या बोला मैंने, अभी हमने सीखा है कि अगर इनके सभी n पदों का योग अगर किसी निश्चित फाइनाइट वैल्यू की तरफ अग्रसर करता है तो हाँ कन्वर्जेंट है, अगर नहीं करता है तो भैया डाइवर्जेंट हो जाएगी भैया। इज दैट क्लियर। तो देखो टेंस टू इन्फिनिटी पे चला जाए या मेरा माइनस इन्फिनिटी पे चला जाए तो मेरी सीरीज जो होगी वो डाइवर्जेंट कही जाएगी। इट इज़ क्लियर। अच्छा, अब कुछ बच्चे गलत फहमी मत पाल लेना कि अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट नहीं है तो जरूरी नहीं है वो डाइवर्जेंट हो। हाँ ये जरूरी है। अगर कोई सीरीज है मेरे पास, अगर वो कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि वो डाइवर्जेंट हो जाएगी। एग्जाम्पल देके बताऊंगा। लेकिन अगर कोई सीरीज डाइवर्जेंट है तो ये कंफर्म है कि वो कन्वर्जेंट तो होनी ही नहीं है। देखो कन्वर्ज नॉट ट्रू है यहाँ पे। देखो भी बताते हैं कैसे नहीं है। देखो पहले समझो यहाँ पे, तो डाइवर्जेंट समझ में आया कि इन्फिनिटी पे पहुंचे या कहाँ पहुंचे, माइनस इन्फिनिटी पे पहुंचे। देखो एग्जांपल करके देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक सीरीज दे रखी है, टेस्ट करना है कि कन्वर्जेंट होगी कि डाइवर्जेंट होगी। देखो साफ समझिए, फिर दोबारा दिख गया, ये सारे के सारे मेरे नेचुरल नंबर्स हैं, है ना। इसमें क्या डेफिनेट पैटर्न फॉलो हो रहा है कि प्रत्येक टर्म में आगे एक AP सीरीज आ गई है। कौन सी आ गई, AP सीरीज आ गई। इसमें प्रत्येक में 1 जोड़ रहा है, प्रत्येक में 1 ऐड हो रहा है। तो कैसे करेंगे इसको, गिवन दैट, है ना। तो यहाँ पे इसका मैं ऐसा निकालूंगा। सब बच्चों को जानते हैं ये बात, कैसे निकालते हैं, n नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालते हैं,
n+1/2। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या बताया आप लोगों को, अब लगाएंगे इसमें क्या, लिमिट लगाएंगे इसके अंदर n टेंड्स टू इन्फिनिटी। मैंने टोटल सम निकाल लिया, जनरल टर्म निकाल लिया, इसमें 1 डालोगे, मैंने इसका टोटल सम निकाल लिया ना। अब देखो आगे, तो अब मैं लगाता हूँ लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी n+1/2। तो होगा क्या, n की जगह पे इन्फिनिटी डाल दो, इसको हम बचा नहीं सकते कैसे भी करके, क्योंकि n ऊपर है सब जगह, नीचे होती तो कट जाती। तो डायरेक्ट क्या आएगा इसका आंसर आएगा इन्फिनिटी। लो, ये सीरीज भैया डाइवर्जेंट होगी। क्यों? क्योंकि ये कहीं अप्रोच ही नहीं कर रही, कोई पता नहीं कहाँ जा रही सीरीज, ये होगी डाइवर्जेंट। तो इसका आंसर हो जाएगा डाइवर्जेंट वाला। ठीक है, तो डाइवर्जेंट इसका मतलब ये तो है कि हाँ ये कन्वर्जेंट नहीं है, लेकिन अगर कोई सीरीज कन्वर्जेंट हो गई तो ये नहीं कह सकते कि डाइवर्जेंट है ही है। समझ में आ रहा है? जब तक मुझे ये कंडीशन नहीं मिलेगी तब तक। देखो अभी तुम्हारे सामने रख के दिखाता हूँ। अच्छा, उसके बाद आता है ऑसिलेटिंग सीरीज। देखो यहीं पे वो बात डिस्कार्ड होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। ऑसिलेटिंग सीरीज का मतलब क्या होता है? अ सीरीज UN इज सेड टू बी एन ऑसिलेटरी या ऑसिलेटिंग सीरीज इफ Sn the sum of its n first terms neither tends to a definite finite value or nor infinity। देखो वही बात यहाँ पे आ गई। अगर कोई सीरीज तुम्हारे पास ऐसी है जिसका n पदों का योग ना तो फाइनाइट वैल्यू की तरफ ही जा रहा है, ना ही वो इनफाइनाइट हो रहा है, बस बीच में ही ऑसिलेट कर रहा है, ऐसे 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 ऐसे, ना तो इधर रुक रहा ना इधर रुक रहा। अरे भैया तुम हो, अभी फीलिंग करना, अगर तुम एक साथ तैयारी कर रहे हो 10-10 एग्जाम्स की, तो क्या तुम्हें देख के कोई कहेगा कि तुम किसी एक की तरफ हो? क्या तुम किसी एक की तरफ कन्वर्ज कर रहे हो? क्या नहीं कर रहे हो? तुम 10 जगह भाग रहे हो, तो तुम्हें कन्वर्ज नहीं कहा जाएगा, तुम्हें कहा जाएगा ऑसिलेटिंग। अगर तुम उन्हीं 10 में वापस घूम रहे हो, ऐसा है, कभी यहाँ पे चलेगी, कभी यहाँ पे चलेगी, कभी चलेगी, कभी 1 पे, कभी 2 पे, कभी 3 पे, कभी 4 पे, कभी 5, 6, 7, 8, 9, 10, इन्हीं के बीच में तुम बार बार इतना कूदा फानी कर रहे हो, तो ऑसिलेटिंग हो जाओगे तुम कहा जाओगे तुम ऑसिलेटरी हो। ना तुम कन्वर्जेंट हो ना तुम डाइवर्जेंट हो, तुम ऑसिलेटरी हो। समझ में आ रहा है? तो ना तुम कन्वर्जेंट हो, तो इसमें कन्वर्जेंट ना की कंडीशन तो आ गई ना। अगर कोई ऐसी सीरीज मुझे मिल जाए जो ना तो फाइनाइट वैल्यू दे मुझे ना इनफाइनाइट वैल्यू दे, तो ये कन्वर्जेंट तो नहीं है। तो जब कन्वर्जेंट नहीं है तो इसका मतलब ये भी तो नहीं है कि ये डाइवर्जेंट है। डाइवर्जेंट भी तो नहीं है ये, क्योंकि डाइवर्जेंट के लिए भी यहाँ पे ओनली इन्फिनिटी चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं मिल रहा है इन्फिनिटी। अब एग्जांपल देके बताऊंगा, तो समझ लो यहाँ पे सीरीज UN इज सेड टू बी एन ऑसिलेटिंग सीरीज इफ द सम ऑफ इट्स फर्स्ट n टर्म्स नाइदर टेंड्स टू अ डेफिनेट फाइनाइट लिमिट नॉर इन्फिनिटी। अभी इसका एग्जांपल देकर बता दूंगा। इसकी एक पहचान और होती है कि इसके अंदर अल्टरनेटिंग टर्म से प्लस माइनस भी चलता रहता है। देखो अभी दिखाते हैं। तो एग्जांपल, एक सीरीज है मेरे पास, +2 -2 +2 -2 +2 -2, यही होता रहा। मैंने क्या बताया था अभी तुमको, प्लस माइनस 12 होता रहेगा, और ये सीरीज बार बार +2 और -2 के बीच में कूदा फांदी कर रही है, यूँ हो रही है बार बार। तो अगर कोई सीरीज ऐसा बिहेवियर दिखाती है तो कहा जाता है ये सीरीज मेरी ऑसिलेटिंग सीरीज है। देखो तुमको दिखाते हूँ, ये सीरीज मेरी अगर कन्वर्जेंट नहीं है तो ये डाइवर्जेंट भी नहीं होगी। तो काफ़ी बच्चे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं, एग्जाम में ऑब्जेक्टिव बन के आता है कि इफ़, या ऐसा करके एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि फॉर एवरी नॉट कन्वर्जेंट सीरीज़ के लिए बात कर रहे हैं कि अगर कोई सीरीज़ मेरी कन्वर्जेंट नहीं है तो ऑप्शन वो डाइवर्जेंट है, वो डाइवर्जेंट नहीं है, वो ऑसिलेटरी है। कुछ बच्चे जो जोश में कर जाते हैं कि अरे कन्वर्जेंट नहीं है डाइवर्जेंट लगा दो, जय हो भोले की, गंत हो जाएगा। ये एक काउंटर एग्जाम्पल हो गया। प्रत्येक के लिए नहीं कह सकते हम कि प्रत्येक नॉन कन्वर्जिंग सीरीज प्रत्येक डाइवर्जेंट होगी, नहीं कह सकते भैया, ऑसिलेटिंग बीच में आ जाएगा। ये काउंटर एग्जाम्पल है, समझ में आ रहा है? तो देखो एसएन इसका निकालेंगे अगर हम, तो इसका एसएन में ऐसे नहीं निकाल पाऊंगा, तो मैं ऐसे समझ नहीं आएगा। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, काम करते हैं, इफ़ n इज ऑड, अगर मैं इसके ऑड नंबर ऑफ टर्म्स उठाता हूँ तो क्या होगा? देखो मैंने उठाया 1 2 3 माइनस आएगा, सॉरी 1 2 3 4 5 एक ऑड संख्या है। तो अगर मैं इसके ऑड टर्म्स का सम करूँगा तो क्या होगा? तो ये होगा, इससे एक हट जाएगा, इससे एक हट जाएगा, आंसर मेरा आएगा 2, यानी कि फाइनल वैल्यू आ रही है। अच्छा, अगर मैंने इवन उठा लिए तो क्या होगा? अगर मेरे यहाँ इवन हो गए तो क्या होगा? तो ये होगा +2 -2 +2 -2, 1 2 3 4 4 एक इवन टर्म्स होते हैं, सबरे कट जाएंगे, तो आंसर आ जाएगा 0। हमने हवाली सीखो है। अगर कोई विद्यार्थी है, अगर वो 2 नाम में पैर रखे रहा हुआ है या 2 कंपटीशन की तैयारी इकट्ठे कर रहा हुआ है, तो तुम ना कह सकते कि क्या वो एक की तरफ ही भाग रहा हो। वो ना, ऐसे इंसान को तुम किसी एक की तरफ नहीं कह सकते हो। समझ में आ रहा है?
और इसको तुम एक और एग्जाम्पल से रिलेट कर सकते हो, मैं ओपन नहीं करूँगा। फीलिंग करने सोचो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक छोड़ दो के पीछे जाना तो मैं कन्वर्जेंट नहीं कहा जाएगा, तुम्हें फिर ऑसिलेटिंग कहा जाएगा कि तुम उन्हीं के बीच में तब तक घूम रहे हो, तुम कहो एक के ऊपर ना जा रहे, कहो एक के ऊपर अप्रोच ना रही तुम्हारी जो अप्रोच है वो दो जगह चल रही है। समझ जाओ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, समझ में आ रहा है। तो अगर एक छोड़ दो के पीछे भागे तो वो कन्वर्ज ना कहलावे, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो कन्वर्ज ना है तो जो डाइवर्ज तो ना, तो तुम यहाँ कहाँ कैसे डाइवर्ज है, देखो है जी काउंटर एग्जाम्पल मिल गया। जो चीज़ कन्वर्जेंट नहीं है वो डाइवर्जेंट हो ही हो ना 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 ना, ये एग्जाम्पल आ गया तुम्हारे सामने, तो ये कहा जाएगा ऑसिलेटिंग, ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो अगर कोई सीरीज़ है मेरे पास, अगर वो सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है तो ज़रूरी नहीं है वो डाइवर्जेंट हुई हो। यहाँ से एक नंबर पक्का जा रहा है ऑब्जेक्टिव का, ध्यान रखना। और बड़े से बड़े हायर एग्जाम में पूछा जाता है कि अगर कोई सीरीज़ कन्वर्जेंट नहीं है तो डाइवर्जेंट होगी क्या, तो हाल कह रहे होगी यार, नहीं होगी, ये ऑसिलेटिंग वाला बीच में घुस जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर और सीख लो कि अगर कोई सीरीज़ हमारे पास कि उसके पास अगर दो वैल्यू आ रही हैं या उसकी दो लिमिट निकल के आ रही हैं, दो जगह कन्वर्ट कर रहा है वो, तो उसको कहा जाएगा ऑसिलेटिंग, ठीक है। और अगली पहचान इसकी औकात तुम्हें पता होगी, उससे भी अच्छी पहचान अल्टरनेटिंग क्रम से प्लस माइनस आ रहे होंगे, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में जिसमें हम पढ़ेंगे बहुत सारे टेस्ट के बारे में, पूरे बताऊंगा मैं। अगर सीरीज़ खत्म, ये तो बच्चटा है, नहीं तो लुल्लू सा क्वेश्चन है, इनमें कुछ नहीं होने वाला है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में नहीं आते हैं। ये जस्ट बेस था, बेस नींव रखी गई है ना अच्छी खासी, अब देखो मकान बनेगा इस पर, पूरी सीरीज हवा में निकल जाएगी, मज़ा आएगा, ठीक है। तो आई थिंक आप सभी प्यारे बच्चों को यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसी के साथ मैं यशवर्धन तनगोरिया लेता हूँ आपसे विदा, मिलते हैं अगले जोरदार वीडियो में धमाकेदार कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए सी यू टुमारो के भाई, टेक केयर।